हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है कि AS21 जो रिवाइज हुआ था, AS23, AS27 आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे एप्लीकेबल नहीं किया गया है टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ सिंस द रेलिवेंट रेगुलेटर रिक्वायर्स कंप्लायंस विद देम ओनली बाय। यहाँ पे बताना है कि जो AS21 है, AS23 है, AS27 है, ये कौन से लेवल ऑफ एंटिटीज़ के द्वारा यहाँ पे कंप्लाई किया जाता है। सो यहाँ पे सही उत्तर है लेवल 1 एंटिटीज़। सो AS21, 23 एंड 27 कौन कंप्लाई करता है? सिर्फ लेवल 1 एंटिटीज़ ही कंप्लाई करता है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, AS21 जो है वो बात करता है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब ये जो है वो एप्लीकेबल होता है ओनली लेवल 1 एंटिटीज़ में। फिर AS23 जो है वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो डील विद द लेवल 1 एंटिटीज़। एंड AS27 is financial reporting of interest in joint venture. This also applicable to level 1 entities, does not apply to the level 2 and level 3 entities. अगर फिर यहाँ पे हम थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि कौन से इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड आता है AS1। AS1 जो डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और ये सारे लेवल ऑफ एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। AS2 डील विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। AS3 डील विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि लेवल 1 एंटिटीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, नॉट लेवल 2 एंड नॉट लेवल 3 एंटिटीज़। फिर AS4 इज कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। दिस एप्लीकेबल टू ऑल अप्लाइज टू ऑल द लेवल ऑफ एंटिटीज़। AS5 इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर AS6 इज डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग हट गया है। AS7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसे रिवाइज किया गया था 2002 में। एंड दिस AS इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल ऑफ एंटिटीज। AS9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS11 इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड AS12 इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। AS13 इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS14 इज अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। AS15 इज एम्प्लॉय बेनिफिट, रिवाइज 2005 में हुआ था। और AS16 जो है वो बोरिंग कॉस्ट है। तो अगर हम देखें AS4 से लेके AS16 तक, दीज स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल ऑफ एंटिटीज। फिर AS17 जो है वो बात करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। दिस अप्लाइज टू द ओनली लेवल 1 एंटिटीज। AS18 इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। AS19 इज लीजेस एंड AS20 इज अर्निंग पर शेयर। AS21 की अगर हम बात करते हैं, जिसे ये क्वेश्चन में भी ये बताया गया था, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डील करता है। एंड AS22 इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। एंड फिर AS23 इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस अप्लाइज टू ओनली लेवल 1 एंटिटीज। AS24 इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। AS25 इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दिस अप्लाइज टू द level 1 entities only. AS26 is intangible asset. AS27 is financial reporting of interest in joint venture. This applies to only level 1 entities. And AS28 is impairment of an asset. Impairment of asset जो standard है वो apply होता है सारे level of entities के ऊपर. And AS29 जो है वो deal करता है provision, contingent liabilities and contingent asset. So this standard also apply to the level 1 entities and partially apply to the both the level of entities, level 2 and level 3 entities.